जय हिंद मित्रों। जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा था कि प्रियंगु मंजरी आई, उनसे मिली और चली भी गई। उन्हें ले जाने का निमंत्रण भी दे गई और कवि कालिदास साथ में आए, लेकिन कवि कालिदास इनसे मिलने नहीं आए। और ये बात पता चली तो मल्लिका को बहुत बुरा लगा। बिलोम आके ऊपर से तंज कसा, अंबिका तो उनका साथ नहीं देने को तैयार। फिर भी आप देख रहे हैं कि अंततः मल्लिका दोषी नहीं मानती। अब आगे की पार्ट में आपको देखना है, अंक 3 शुरुआत होता है। ये कुछ और वर्ष की बात घटना है। यानी सबसे पहले आपने देखा कि एक समय था ये साथ थे, इसके बाद वो उज्जैनी गए। उनके बाद कश्मीर का शासन प्रशासन उनके हाथ में आ गया। प्रियंगु मंजरी से उनका विवाह भी हो गया और वो नगर में आए और मिले बिना चले भी गए। पर कुछ और वर्षों के बाद ये स्थिति होती है कि वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ एक दीपक जल रहा होता है। पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ एक दीपक जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाघ छाल नहीं, दीवारों पर से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल 2-1 बर्तन जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे। मातुल को ध्यान रखना है, ये मातुल वही है जो कवि कालिदास का मामा है। जब प्रियंगु मंजरी वगैरह आई थी तो ये साथ में इनके परिवार को लेके चली गई थी। पर आज ऐसी स्थिति है कि प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भी भीगे वस्त्रों में वैसाखी सहारे चलते हुए आते हैं। चारों दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेते हैं। नकारात्मक ढंग से सिर हिलाते हुए प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाते हैं। मातुल, मल्लिका। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता। मल्लिका, कौन है? मातुल, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगते हैं। मल्लिका अंदर से आती है। उनके वस्त्र फटे हैं, रंग पहले से काला पड़ गया और आंखों का भाव भी विचित्र सा लग रहा है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहाँ तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। मल्लिका, अरे मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं था। सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब 2 पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब ये स्थिति है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाते और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे। ये जानता हूँ कि राजप्रसाद में रहकर पाँव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहाँ नहीं जाता। अभी बता रहे कि मुझे पता नहीं था कि राजप्रसाद यानी महल में जाने से अगर मेरा पाँव टूट जाता तो मैं कभी नहीं जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वो मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर के रहते बेघर हो गया, न बाहर रहते बनता न अंदर। उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रसाद का स्मरण हो जाता है, जहाँ रहकर एक पाँव तोड़ आया हूँ। मल्लिका, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति ये थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने का मन करता था वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ से अपनी ओर संकेत करता है। बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई उसका सिर या उसके आगे सिर झुकाए? मातुल ना देवी है, ना देवता, ना पंडित है, ना राजा, तो फिर कोई क्यों सिर झुका रहा है? मातुल की वंदना कोई क्यों कर रहा है? लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना तैयार करने को प्रस्तुत है। और मैं बार बार अपने को छूकर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का है या किसी और चीज़ का। जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का पूजा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता था। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई झुककर मेरी वंदना करता, ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या पीछे चल रहा हूँ। केवल ये वर्षा मुझसे सही नहीं जाती। मल्लिका, वस्त्र सुखाने के लिए आग जला देती हूँ। मातुल चूल्हे की ओर देखता है,
फिर चारों ओर दृष्टि डालते हैं। मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है। अंबिका के ना रहने से घर की अवस्था ही नहीं रही। ये ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैंने मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोजपत्र का बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसकी धूल झाड़ने लगती। मातुल, और इस घर के परिसंस्कार के लिए भी तो उसने अस्तपतियों से कहा था। मल्लिका, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती, फिर उसे मातुल के पास आसन पर रख देती है। आग जला दूँ? मातुल, नहीं, वर्षा थम रही है। बैसाखी लिए झरोके के पास चला जाता है। हल्की हल्की बूंदें किसी तरह घिरता हुआ घर चला जाऊंगा और वहीं जाकर बस सुखाऊंगा। कहीं फिर घारा सारा बरसने लगे तो झरोके से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना होगा। मल्लिका, गंभीर और स्थिर दृश्य उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं कुछ भी समाचार नहीं सुन पाती। मातुल, मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो उतना ही संभव कि ऐसा हो, और ये भी संभव है कि जो हो वो ना भी हो। मल्लिका आप प्रतिबिसी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, परंतु समाचार है क्या। मातुल, समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियाँ सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है। वैसे ही आप प्रतिबिसी आसन पर बैठ जाती और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं। मातुल, नहीं, उज्जैनी नहीं गया है। वहाँ के लोगों को तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि ऐसा सुनाई दिया कि अब मातुल वो जो कवि कालिदास हैं वो संन्यास ले लिए और काशी चले गए, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, और यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो वो सीधे राजधानी ही चले जाते, परंतु वो असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरा कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी को भी दूरी से पहचान नहीं पाया। मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूँ वो सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास लिया या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर पक्ष लेती है। मल्लिका, नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार ही नहीं कर सकता। मातुल, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगा वो कभी सत्य नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा, सही पायागत तो भी झूठा, ये तो ठीक है। बैसाखी फटकाते हुए चले जाते हैं। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठ जाती है। मल्लिका कहती है, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया होगा। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया मैंने तुम्हें शुभकामनाएं ही दी। यदि भी प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की, ग्रंथ को हाथों में लिए जैसे अभियोगपूर्ण दृश्य उस पर देखती है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। इन्होंने कहा, यद्यपि तुम मेरे जीवन में नहीं रहे परंतु सदा मैं तुम्हारे जीवन में बनी रही। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन का जो कुछ भी उपलब्धि था ये यही था। ग्रंथ को घुटने पर रख लेती है और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर गए। ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? मैंने क्या क्या देखा, क्या से क्या हुई हूँ। उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती और पालने की ओर संकेत करती। इस जीव को देखते हो, पहचान सकती हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। देखिए क्या कह रही हैं, ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे को जाने कितनी कितनी आकृतियाँ हैं। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है।
व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है तुम्हारा, बहुत सा संयम वारांगनाओं के सहवास में तुम्हारा दिन व्यतीत होता था, परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतुसंहार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोश को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान तुम लगा सकते हो। कोहनियाँ आसन पर रख कर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छुप जाता है जैसे चांद की किरणों में। यानी बताया कि तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता। बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती, परंतु मैंने ये सब सह लिया इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बने रहो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी और बाज ये सुन रही थी कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन हो। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे। बिजली कौती और मेघ गर्जन सुनाई देता। वही आषाढ़ का दिन उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु पुनः बिजली कौती मेघ गर्जन सुनाई देता और ढ्योड़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत बिछत। अब देखिए आज वही दिन फिर है जबकि इस नाटक का शुरुआत हुआ था। वही मेघ गर्जन, वही आषाढ़ का पहला दिन, और कालिदास छत बिछत सा द्वार खोलकर ध्योड़ी में हो खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के सबसे उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है, मल्लिका जड़ से उसे देखती रहती। कालिदास संभवतः पहचानता नहीं, मतलब कालिदास कहता संभवतः तुम पहचान नहीं रही हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और न पहचानना ही स्वाभाविक है, कालिदास कहता है, न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, मैं तो दूसरा व्यक्ति हो गया हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूँ तो मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ जाती है। मल्लिका, आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वो नहीं हो, सब कुछ बदल गया। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं स्वप्न नहीं है। कालिदास कहता है, नहीं स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं ही यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ आया हुआ हूँ कि एक बार यहाँ की यथार्थ को देख लो। मल्लिका, बहुत भीग गए हो, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र नहीं है पर। कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो, जानती हूँ इस तरह भीगना भी जीवन का एक महत्वाकांक्षा हो सकता है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई। मल्लिका उसके और पास चली जाती। मल्लिका, बहुत थक गए हो। कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोखे के पास जाता है। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा ज्यों का त्यों, यथास्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता है, फिर टहलने लगता। कालिदास, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके पास आ जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित सा लगेगा। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित से लग रहा है। उसकी आंखों में देखता है, और तुम भी अपरिचित ही लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। मल्लिका, थके हो बैठ जाओ, आंखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया। क्षण भर दोनों की आंखें मिल जाती। मल्लिका, अरे मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ छोड़ दिया है, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है।
उस सबसे युक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कासता रहा है। कश्मीर में लोग समझते कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिसे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वो यहाँ से जाकर मुझे कभी कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता है, कुंभ, बाग, छाल, कुसा, दीपक, गेरू की आकृति और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँ यहाँ सब कुछ वैसा ही रहेगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका व्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहते हैं पर वो उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो वो करते जाओ। कालिदास, देखो तो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता, तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद। कालिदास, कौन था ये? मल्लिका, कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की जरूरत पड़ती है वही आ जाता है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे हो। कालिदास, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर का है। मल्लिका, तुम थके हुए और अस्वस्थ भी लग रहे हो, बैठ कर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती है और आंखें छत की ओर उड़ जाती है। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण ये भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और ये आशंका निराधार नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुक जाती। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें ये बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि देखो, अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की मेरी भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। ओट काट कर उठ पड़ता है और झरोखे के पास जाता है। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी उस वातावरण में नहीं है, कमी तो मुझ में है। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से अलग था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे मैं दूर हट गया। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी ये अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल परिस्थितियों पर मैं वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्र में अपने को बांट लूँगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता रहा और चलित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी आया ही नहीं। मैं धीरे धीरे खंडित होता गया, और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। क्षण भर वो चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए मुझे यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था मैं। मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न ले लेंगी। फिर भी लोभ का संचरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह मनाया। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरी अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती, दूसरे तुमसे क्या कहते।
फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा, और मैं यहाँ आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूँगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला पाऊँगा। ये नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर झरोखे के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन में और वातावरण में रह रहकर बहुत कुछ सीखा है या लिखा, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। अब ये बता रहा है कि जिस लिए मैं वहाँ पे भेजा गया, लोगों को लगा कि मैं जाकर वहाँ बहुत कुछ लिखा, पर सच्चाई ये नहीं कि मैं वहाँ जाकर बहुत कुछ लिखा हूँ। उन्होंने कहा जो कुछ लिखा है वो यहाँ के संचय का ही संचय था, मतलब वो यहाँ का ही, यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय और तपस्विनी उमा तुम ही हो, जो मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा बनकर आई हो। विरह विमर्जिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतलन में शकुंतला के रूप में अगर है कोई तो तुम ही मेरे सामने थी, और मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को, फिर से मैंने वही चीज दोहराया है। और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। और मल्लिका दोनों हाथों में मुंह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, क्योंकि आप देख रहे थे कि मल्लिका जो थी वो लगातार लाके पढ़ लेती थी। उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने से उठा लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। कालिदास, मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपियाँ कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सभी रचनाएं, रघुवंश शाकुंतलम की प्रतियाँ कुछ ही मास पहले मुझे मिली थी। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे आ गए? मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर जाते थे कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियाँ मिल जाती थी। मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई थी, वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिलती थी। कालिदास, और इसके लिए धन? मल्लिका, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल जाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर बैठ जाता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों से मुझे सालता रहा है वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। निश्वास छोड़कर आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता और उसके पन्ने पलटने लगता है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है, वो सादा पेज ही रहता है। मल्लिका कहती है, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि तुम राजधानी से आओगी तो मैं तुम्हें इसे भेंट दूंगी, कहूँगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी यहाँ नहीं आए और ये भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। कालिदास पन्ने पलटता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कड़ों से मैले हुए, स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छोला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्रधूलि और इस घर के सीलन। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है? मल्लिका, इन पर तो एक महाकाव्य की रचना पहले ही हो चुकी है। अनंत सर्गों का एक महाकाव्य ग्रंथ रख देता है। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? उठकर झरोखे के पास चला जाता है। कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ जाता है। परंतु इसने आगे भी तो जीवन शेष है।
हम फिर अर्थ से आरंभ कर सकते। अंदर से बच्ची के कुनकुनाने और रोने का सब सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है। कालिदास, मल्लिका। मल्लिका रुक कर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है ये? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है, फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ध्योड़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है। वस्त्र कीचड़ से लथपथ है। वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम, भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो। परंतु भैया विलोम क्यों मारने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है। कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित सी लगती हैं और कभी कभी चित परिचित भी नहीं। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। आकृति जानी हुई लग रही है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के साथ जड़ हो जाती। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही है। विलोम, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस उठता है। तो तुम हो तुम? गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। जाओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझे से घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है ना। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी। सच मानो ये आकस्मिक बात नहीं, तुम जब भी आते हो तुम्हारी भेंट यहीं होती है। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद एक अतिथि घर पे आए और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? अब देखिए उसको बता रहा है एक हरिण शावक यहाँ भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा जिसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम नहीं है। जानते हो अष्टाचक्र क्या कहते हैं? मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती। मल्लिका, अरे विलोम हंसता है। तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टाचक्र क्या कहता, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कि कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या नहीं? मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे? यहाँ से चले जाओ विलोम, कालिदास कहता है। विलोम, चला जाऊँ? हंसता है। इस घर से या ग्राम प्रांतर से? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो? क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी सी लग रही है? क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है? हंसता है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं है। तुम्हें तुम हो और कोई नहीं, परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दी है। वो धूप और नैवेद्य घर की देहली पर रुका नहीं है। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा है क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पाए। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं चला जाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम आदेश दे दो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। वो द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना हो। जो अतिथि वर्षों में एक बार आए वो आगे जाने कभी आए या ना आए। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास जाता है। सोच रहा हूँ कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी घाटी मेघ भरे थे और असमय अंधेरा आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिणी शावक को देखा था और उठाकर यहाँ लाया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास आती है। और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि
उपत्यकाओं का विस्तार वही, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही, वायु में वैसी ही नमी, वातावरण की ध्वनि भी वैसी है। मल्लिका और कालिदास और की वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जगता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहाँ से ग्रंथ उठा लेता। परंतु ये कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अथ से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास निश्वास छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। ये संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। मल्लिका, क्योंकि फिर अंदर से बच्ची की रोने का शब्द सुनाई देता। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि ये प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती और मेघ गर्जन सुनाई देता। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ढ्योड़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वहाँ रुका और फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए अंदर आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ी सी झरोखे के पास जाती है। मल्लिका, कालिदास उसी तरह झरोखे के पास से आकर ढ्योड़ी की किवाड़ खोल देती। पैर बाहर की ओर बढ़ने लगता है, परंतु बच्ची की बाहों में देखकर जैसे वो जकड़ लेती है। फिर टूटी से आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। यहाँ पे ये नाटक समाप्त होता है। बाकी एक वीडियो में इसके विभिन्न पक्षों को क्या क्या प्रश्न कैसे आ सकते हैं, आंसर कैसे कर सकते हैं, एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल यहाँ पे नाटक समाप्त होता है। धन्यवाद।